Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer in Principal Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Diraparwadi. Today we will discuss about the fifth semester subject Teaching Learning Principle and Practice TLP, and it's a old paper and it's fall 2022. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. वी विल ट्राई कि शॉर्ट टाइम में हम उसको जितना जल्दी और जितना मतलब कंसाइज और उस तरीके से हम उसको डिस्कस करते हैं. सो वी विल ट्राई टू डिस्कस इट. ठीक है. इससे ये है कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं जब भी सीनियर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी जो करेक्ट अलन की उसके पास नॉलेज होते हैं, लेकिन किस तरह वो उसको आंसर दे वो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सीनियर टाइप क्वेश्चन है उसको फिर गलत कर देते हैं. जिस तरह हमारे पास FON के पेपर है, TLP के पेपर है, कुछ ऐसे पेपर है जिसमें ज़्यादातर जो MCQs आते हैं वो सीनियर टाइप के MCQs आते हैं. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टाइम में उसको जितनी जल्दी हम उसको डिस्कस कर सके तो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ये पहला MCQs है हमारे पास कि यू गिव अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन इन अ क्लास एंड रिसीव लो मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूजिंग जो हमारे पास जो कोर्स लर्निंग साइकिल है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इंडिकेट दिस. 4 स्टेज दी गई है कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ आइडिया है, या ऑब्जर्वेशनल एंड रिफ्लेक्शन है, एक्सपीरियंस है, टेस्टिंग्स आइडिया इन प्रैक्टिस है. ठीक है, तो इसमें अगर आप देख लें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वाई दे आर कंफ्यूजिंग, बिकॉज वो जो सिनेरियोस है ना उसमें सारे एक एक चीज़ वो नोट करते हैं. हालांकि सिनेरियो में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ उस आपको लेकर जाते हैं, तो आपने सिर्फ वही वर्ड आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, सारी सिनेरियो पे आपने फोकस नहीं देने हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह ये MCQs है, तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि यू गेव अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन इन अ क्लास. बस इतना ही सेंटेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी जो है दीज ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है, एक्स्ट्रा मतलब डिटेल्स है जो हमें नहीं चाहिए. ठीक है, ये जो सेंटेंस जिसको हमने मार्क किया कि यू गेव अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन इन अ क्लास, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे थे. ठीक है, गेव मीन बिकॉज दिस इज अ पास्ट टेंस, सो इट्स मीन कि आप 5 मिनट की प्रेजेंटेशन आप दे रहे थे एंड दैट टाइम आप दे चुके हो. ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ को फोकस किया जा रहा है? डूइंग को, एक्शन को. ठीक है, कि यू गेव अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन इन अ क्लास, इट्स का मतलब क्या है कि यू आर डूइंग 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन इन द क्लास, इट्स मीन यू आर डूइंग समथिंग. तो आप नीचे आ जाते हैं. अगर हम अभी देखते हैं कि जो हमारे पास कॉल्स लर्निंग साइकिल है उसके 4 मेन साइकिल थे, स्टेजेस. फर्स्ट में क्या था? कंक्रीट एक्सपीरियंस. सेकंड क्या था कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. थर्ड में हमारे क्या था कि अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन. और जो 4th स्टेज है उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास उसमें था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. तो जो हमारे पास कंक्रीट एक्सपीरियंस है उसमें उसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं कि डूइंग. ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस में क्या थी? डूइंग, मतलब यू आर डूइंग समथिंग. इस तरह हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ थी वॉचिंग. और जो हमारे पास जो तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, इसमें जो मेन चीज़ थी उसमें थिंकिंग थी. और इसी तरह एक जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन थी. ठीक है, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. अब देख हमने ये उसमें पढ़ा था जो साइकिल है कि कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम क्या करते हैं? डूइंग. और इस MCQs में देख उसमें भी क्या हो रहा है? डूइंग. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज C. क्या है? एक्सपीरियंस. ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड MCQs को देख ले तो इसमें क्या है कि द रिफ्लेक्टिव जर्नल्स कैन बेनिफिट द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग इवेंट दैट हैपन टू देम फॉर. ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होते हैं वो किस चीज़ को मतलब वो स्टूडेंट को किस चीज़ में वो मतलब बेनिफिट देते हैं, कौन सी चीज़ ऐसे है जिसमें वो हेल्प करवा देते हैं उसको. ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव जर्नल में हम क्या करते हैं, जो हमारे ओल्ड एक्सपीरियंस होते हैं, ओल्ड एक्सपीरियंस को हम कैप्चर करते हैं और हमारी जो न्यू नॉलेज है, न्यू एक्सपेरिमेंट जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं और हम कोई न्यू चीज़ सीखते हैं. तो रिफ्लेक्टिव में हम क्या करते हैं कि हमारी जो ओल्ड एक्सपीरियंस है इसके बारे में हम थिंकिंग करते हैं. और जब भी आप ओल्ड एक्सपीरियंस के बारे में थिंकिंग करते हैं तो आप डीपली थिंक करते हैं ना, उसके बारे में डीपली आप सोचते हैं.
तो रिफ्लेक्टिव जर्नल में ये हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्केल है ना उसको इन्हांस करते हैं, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के बारे में डीपली आप सोचोगे इतने आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्केल है वो इन्हांस होंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी कि इन्हांस करते हैं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्केल को। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 3 की बात करें, सो रिटन डायलॉग्स बिटवीन जो रिटन डायलॉग्स बिटवीन द सेल्फ एंड अ चोजन ऑडियंस member, usually to a classmate or instructor, with objective to get students to write themselves and to understanding as actually this is what reflection है, ठीक है, या क्रिटिकल थिंकिंग है, टेस्टिंग आइडिया फैक्टर्स है, क्या है। तो अगर आप उसको देख लेना तो रिटन डायलॉग हमेशा जब आप और मेरे दरमियान जो रिटन डायलॉग होते हैं ना, मतलब दिस इज ये शो करते हैं रिफ्लेक्शन को, ठीक है, किस चीज़ को शो करते हैं, रिफ्लेक्शन को। सो आर रिटन डायलॉग्स बिटवीन द सेल्फ एंड अ चोजन ऑडियंस मेंबर, इनके दरमियान जो रिटन डायलॉग होते हैं ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसी तरह ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल फेज इन द लर्निंग प्रोसेस वेयर बाई पीपल एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंस इन अ कॉन्शियस मैनर इन ऑर्डर टू एक्वायर न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू बिहेवियर पैटर्न वाज स्टेटेड बाई, मतलब दिस इज यू कैन से कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या है, कह रहे कि रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल फेज ऑफ द लर्निंग, जो लर्निंग की एसेंशियल फेज है इसमें हम क्या करते हैं कि जो पीपल है अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं कॉन्शियस मैनर से के साथ, और इसके क्यों इसका जो मेन पर्पस है कि वो कुछ किसी न्यू चीज़ को अंडरस्टैंड करे, बिहेवियर पैटर्न वगैरह वगैरह। तो ये जो डिफिनेशन है ये दिया था उसने पेटर जॉइस ने ये डिफिनेशन दिया था, ठीक है। इसके जो 5th नंबर MCQs हैं उसमें है कि which level of the reflection shows that the experience has created a change in a person, has her view of a self relationship, the community of practice, society and so on, ठीक है। मतलब कौन से ऐसे रिफ्लेक्शन के कौन से ऐसे लेवल है जो ये शो करते हैं कि एक्सपीरियंस हैज क्रिएटेड अ चेंज इन अ पर्सन, ठीक है, कि मतलब एक्सपीरियंस किसी पर्सन में वो क्या लेकर आए हैं, चेंज लेकर आए हैं। हैज हर वेव सेल्फ रिलेशनशिप, कम्युनिटी, प्रैक्टिस, सोसाइटी एंड सो ऑन। तो ये आपकी जो डीप और क्रिटिकल दोनों लेवल इसके लेवल है, मतलब रिफ्लेक्शन की जो डिफरेंट लेवल है, तो इसमें जो डीप और क्रिटिकल है वो इन चीज़ को इंडिकेट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। जो 6 नंबर MCQs है उसमें है कि MS जो मास्टर एक्स है वर्क इन ICU में वो काम करते हैं, एंड ही इज क्या कहे कि रिक्वायर्ड टू थिंक critically to solve a patient related problem. He must have command on a critically thinking standard, the universal intellectual standard for the जो critical thinking है, ठीक है, यूनिवर्सल कुछ इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है पर द क्रिटिकल। उसमें क्या है कि उसमें क्लियरिटी हो, कि मतलब आपकी जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर हो कि व्हाट्स योर गोल, आपकी जो थिंकिंग है एक्यूरेट हो, ठीक है, एंड परसेप्शंस। तो ये मतलब जो मेन क्राइटेरिया है फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो मेन स्टैंडर्ड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो 7 नंबर MCQs है ये क्या मतलब इंडिकेट करते हैं। 7 नंबर MCQs कह रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट्स एंड देयर जो सर्कमस्टांसेस है एज यूनिकली individual which pattern of knowing indicate this जो स्टेटमेंट क्या है, मतलब इसमें है कि अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट एंड देयर सर्कमस्टांसेस, तो ये एक्सपीरियंस को शो करते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस के लिए आपके पास इस जो वर्ड है पर्सनल, एस्थेटिक, एथिकल और एम्पेरिकल। सो एम्पेरिकल जो आप जब किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो वो मतलब इसमें क्या है कि अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट एंड द सर्कमस्टांसेस यूनिकली इंडिविजुअल। इसमें क्यों सी इसमें प्रैक्टिस की बात हो रही है, इसमें एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के थ्रू जो होता है हम उसको एम्पेरिकल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्पेरिकल, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। इसी तरह चलो हम देख लेते हैं MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 में क्या है कि MCQ नंबर 8 में है कि व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन, क्वेश्चन लाइक दिस इन, ठीक है, क्या कहते हैं, इंक्वायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख इस मैंने जो पहली स्लाइड में मैंने कह दिया था कि मतलब जो सिनेरियो है उसमें 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है
इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि व्हाट was really going on। ठीक है, इसमें दो वर्ड बहुत लाजमी है। एक व्हाट है इंक्वायरी करना, मतलब आप आपसे पूछा आस्किंग समथिंग, एंड रियली मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा था। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, इसका मतलब है कि यू वांट टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, यू वांट टू एनालाइसिस समथिंग, आप उस किसी चीज़ को डीपली एनालाइसिस करना चाह रहे हैं कि मतलब उस टाइम क्या हो रहा था, एक्चुअल में क्या हो रहा था। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस जो है दिस इज एन। आप कंक्लूजन में तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब इस दैट टाइम क्या हो रहा था। कंक्लूजन तो एक्चुअली यूर जो गैप्स मॉडल है उसकी कितने मतलब लेवल है, उसके फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज उसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके बाद एनालिसिस है। ठीक है, मतलब आपकी जो फीलिंग है, एनालिसिस है, इवैल्यूएशंस है। ठीक है, इसके बाद जो आपके मतलब कंक्लूजन है और फ्यूचर एक्शन है। ठीक है, एक्शन प्लान जो हम उसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यही है कि मतलब कौन सी ऐसे स्टेप है आप जिसमें आप किसी चीज़ को डीपली आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप उसको एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम किसी चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं। ठीक है, डीपली हम उसको एग्जामिन करते हैं। और इस स्टेटमेंट में भी यही है कि व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन, मतलब उस टाइम रियली असल में क्या हो रहा था। तो यू वांट टू एनालाइसिस समथिंग, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एनालिसिस। इसी तरह अगर हम 9 नंबर एमसीक्यूज की बात करें, सो व्हाट वाज गुड और बैड अबाउट द एक्सपीरियंस। जो रिफ्लेक्शन है गैप्स मॉडल, उसमें जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो सिनेरियो, जो इवेंट पेश आया था, हैपन हुआ था, उसमें व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड, दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ क्या थी और उसमें बुरी चीज़ क्या थी। सो इस स्टेटमेंट में देख व्हाट वाज गुड एंड अबाउट द एक्सपीरियंस, एक चीज़ ये, और दूसरा क्या है, मेक अ वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो हमेशा आप इवैल्यूएशन में जज करते हैं कि मतलब जो चीज़ था वो सही था या नहीं था। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इवैल्यूएशन। क्योंकि फीलिंग में हम नहीं करते, डिस्क्रिप्शन में तो जो सारे जो इवेंट है हम उसको डीपली डिस्क्राइब करते हैं। फीलिंग में हमारी फीलिंग उस टाइम क्या थी, अच्छी थी, बुरी थी। एनालिसिस में तो हम डीपली किसी चीज़ को जो है एग्जामिन करते हैं। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड एंड डेड। 10 नंबर एमसीक्यूज में है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन टेक्निक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि गुड कम्युनिकेशन में कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए, एक्टिव लिसनिंग दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग नहीं करते, या आप जो आप किसी और से बात करते और आपकी बात को एक्टिवली लिसन नहीं करते, तो इसमें क्या है कि मतलब ऑटोमेटिकली यू कैन से कि फिर जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। क्लियर मैसेज हमेशा क्लियर होनी चाहिए। और फीडबैक, क्योंकि फीडबैक जो है वो आपको मतलब मोटिवेट करता है कि आप, और फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अभी वीडियो बना रहे हैं, तो अगर इस पे आप लोग की कमेंट्स आते हैं तो हम और भी मोटिवेट होते हैं और हम इससे अच्छी जो है और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर फीडबैक नहीं देते तो ऑटोमेटिकली देन फिर हम जो है एक दिन ऐसे आ जाता है कि फिर आप फेड अप हो जाते हैं और आप उसको छोड़ देते हैं। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस हम उसमें नहीं करते। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द फेट्स एंड फॉयजनर मॉडल, द मॉडल, ठीक है, द मोर कंसिस्टेंट जो है अटेंशनल डिमांड्स डिक्रीज फेवर एरर बेटर and detecting cause of error and began to develop appropriate error corrections include and जो पेट्स मॉडल है, पेट्स एंड फॉयजनर मॉडल, इसकी 3 मेन स्टेजेस है। जो फर्स्ट स्टेज है जैसे कॉग्निटिव, सेकंड एसोसिएटिव एंड टर्न वन इज ऑटोनॉमस। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के जिक्र होते हैं ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट के लफ्ज़ की जिक्र होंगे, कंसिस्टेंट जो अटेंशन की बात होगी, तो इसका मतलब होगा कि जैसे द स्टेज नंबर 3 ऑटोनॉमस जो स्टेज है की बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसी तरह अगर हम 12 नंबर एमसीक्यूज की बात करें, सो मॉडर्न डायलेक्टिकल लर्निंग जो पेडागोजी है, इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि इट्स डिराइव्ड फ्रॉम डायलेक्टिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, जो पेडागोजी है उसमें हम मोस्टली किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा वो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द Paget's, which one of the following factor play important role in influencing development। मतलब जो पेजेट के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें कौन से जो फैक्टर है वो ज़्यादा
इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन द डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसमें हमारी एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ हमारी एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट है। तो द करेक्ट ऑप्शन एज अ सी एक्सपीरियंस है, ठीक है, विद द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 14। ठीक है, सो एमसीक्यू नंबर 14 में क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एप्लीकेबल व्हेन अ यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन में कौन से मतलब मोटिवेशन है। अगर हम बिल्कुल चाइल्ड की बात करें तो उसमें मोस्टली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं, लेकिन अगर यंग चाइल्ड या एडल्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि उसके अपने गोल्स होते हैं और उस गोल्स के अचीव करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। मतलब जब वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, उसके माइंड में गोल्स होते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मतलब वो कोशिश करते हैं कि मतलब वो अच्छी मार्क्स ले ले, अच्छी ग्रेड ले ले, और इसके लिए वो ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं उसमें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसी तरह अगर हम 15 नंबर एमसीक्यूज को देख ले, सो 15 एमसीक्यूज क्या है कि द एक्शन वर्ब एंडलेस एज क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि फिल्ट्रेटिंग टू विच वन लेवल ऑफ द लर्निंग। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके जो 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है। जो कॉग्निटिव डोमेन है फिर उसके सब टाइप है, जिसमें रिमेंबरिंग है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है, इसमें अप्लाइंग है, एनालिसिस है, जो सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है, ये उसके स्टेज होते हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग स्टेज है ना, अंडरस्टैंडिंग स्टेज, इसमें आप किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को आप जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर उसको बेहतर समझना है आपने इस एमसीक्यूज़ को, तो हमने एक बार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ज़रूर देखने हैं और उसकी जो कॉग्निटिव डोमेन है उस पर ज़्यादा फोकस देना है। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ उससे भी आते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ उसमें से हैं कि मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रिमेंबरिंग में तो आप किसी जो बेसिक फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वो आप जो है उसको रिमेंबर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में फिर आप थोड़ा बहुत जो है आगे मतलब एनालाइज कर सकते हैं, डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह 16 नंबर जो एमसीक्यूज है कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर एंड व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड। ये है कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल विद दिस स्टेटमेंट। देख इसमें ये है कि मतलब तीनों जो स्टाइल है आपकी, जो तीनों मतलब लर्निंग स्टाइल है, जिसमें आपके पास ऑडिटरी स्टाइल है, विजुअल स्टाइल है, काइनेस्टिक स्टाइल है, तीनों कौन से है कि जो तीनों परफॉर्म करते हैं। लेक्चर में तो हम नहीं करते, लेक्चर में तो आप मोस्टली जो हमारे हैं वो ऑडिटरी और उसके ऊपर हमारे कोर्सेस होते हैं। इस तरह सिमुलेशन में भी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन में भी नहीं है। सो रोल प्ले एक ऐसे हैं जिसमें ये तीनों मतलब हियर और सी और रिमेंबर, ये मतलब डूइंग सब कुछ इसमें है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ रोल प्ले। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है 17 नंबर एमसीक्यूज, क्या की प्रिंसिपल ऑफ द एडल्ट लर्निंग सजेस्ट दैट एडल्ट आर। ठीक है, मतलब ये है कि एडल्ट लर्निंग जो एंड्रागोगी की बात हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसकी जो मेन की प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, की प्रिंसिपल इसकी क्या है, हमारे पास इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक है कि आर जो है कि मतलब कीनली ओपन टू चेंज, या एक है कि हैव अ टेंडेंसी टू द प्रॉब्लम सेंटर। प्रॉब्लम्स जो सेंटर होते हैं, डू नॉट न्यू थ्योरेटिकल नॉलेज जस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और जो लास्ट है कि प्रेपर पैसिव लर्निंग। तो इसमें हैव अ टेंडेंसी टू बी प्रॉब्लम सेंटर। जो एडल्ट लर्नर होते हैं ना, उसकी जो लर्निंग होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर होते हैं, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह 18 नंबर की जो एमसीक्यूज है कि बेस्ड ऑन द कॉल्स मॉडल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्टाइल यू थिंक एंड वॉच। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे स्टाइल हैं कॉर्प्स लर्निंग मॉडल की रिगार्डिंग की, जिसमें आप क्या करते हैं, थिंक एंड वॉच। तो देख इसमें जो हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट
कंसेप्चुलाइजेशन, इसमें हम थिंकिंग करते हैं, और इसी तरह जो ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसमें हम वाचिंग करते हैं। तो इन बीच में हमारे पास क्या है, इनकी दोनों के बीच में हमारे पास है एसिमुलेटर। तो एसिमुलेटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर हम देखें तो एसिमुलेटर क्या है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देख इसको देखने के लिए और बेस्ट समझने के लिए हमने उसका फार्मूला भी बनाया है कि डा का मतलब डाइवर्जन जो है ये हमारे पास कंक्रीट एक्सपीरियंस और जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है उसके बीच होते हैं। और कंक्रीट एक्सपीरियंस में हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास जो है मतलब डूइंग है, ठीक है, और वाचिंग है, ठीक है। इसी तरह जो एसिमुलेटर है ये हमारे पास बीच में होते हैं DA, तो ये बीच में होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशंस और जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो इसमें वाचिंग और थिंकिंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन है एसिमुलेटर। अगर फिर भी आप कंफ्यूज है तो आप जाके जो कॉल्व साइकिल है, लर्निंग साइकिल, उसको एक बार देख ले, चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। इजी वे में हमने उसको समझाने की कोशिश की है। 19 नंबर MCQs में है कि री एनफोर्समेंट जो है अप स्केल आकर इन विच स्टेज ऑफ द फैक्ट्स एंड जो फाइजनर जो मॉडल है, ठीक है। तो इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 19 नंबर है उसमें हमारे पास जो फैट्स मॉडल है उसके 3 मेन स्टेजेस हैं। द फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनॉमस। तो जहाँ पे री एनफोर्समेंट की बात होगी, जहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात होगी, तो ये हमारे पास ऑटोनॉमस स्टेज है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, ऑटोनॉमस स्टेज, ठीक है। इसी तरह अगर हम 20 नंबर MCQs की बात करें, MCQ नंबर 20, तो इसमें क्या है, ठीक है। इसमें है कि द टीचिंग मेथड एंड विच द एजुकेटर परफॉर्म द वेरियस स्टेप ऑफ द प्रोसीजर सिस्टमेटिकली एंड द फ्रंट ऑफ लर्नर। देख, जब आप आपके लर्नर के सामने आप किसी प्रोसीजर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप डूइंग के साथ, मतलब आप बोल भी रहे हैं और आप कर भी रही है, तो हम इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। विकास लेक्चर में तो ये नहीं होते, पैनल डिस्कशन में भी नहीं होते, सिम्पोजियम में भी नहीं होते। सो डेमोन्स्ट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। इसी तरह अगर हम 21 की बात करें तो 21 में क्या है कि इफ अ स्टूडेंट सेट देयर ओन लर्निंग गोल, locates appropriate resources and selects a learning method of choice, this indicate that the students is more interested in which type of approach। देख, जब भी गोल, जब भी इसमें इम्पॉर्टेंस वर्ड क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यही है जिस तरह मैंने कहा कि सारे सीनियरों को अपनी नहीं दी। इसमें कि इफ अ स्टूडेंट सेट देयर ओन लर्निंग गोल, जब आप खुद अपने लिए गोल सेट करते हैं तो आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें आप ज़्यादा चीज़ें आप खुद से सीखते हैं, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ये है कि आप ज़्यादा चीज़ें जो है खुद सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसी तरह अगर हम 22 MCQs की बात करें तो यह है कि अकॉर्डिंग टू जो डेविड कॉल्ब्स लर्निंग साइकिल है, यू आर asked to plan and try out what you have learned and your clinical placement, which step of the cycle will you follow, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें यही है कि फॉर एग्जांपल जो कॉल्ब्स साइकिल है उसमें कह रहे हैं कि जो अपनी सीखे है, आप आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें, मतलब आप उसको जो है प्रैक्टिकली जो आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपने IUE की नोवेलेशन सीखे है तो आपकी सुपरवाइजर आपसे कह रही है कि आप IUE की नोवेल कर लें, तो ये कौन से साइकिल की कौन सी स्टेज है। सो दिस इज द लास्ट स्टेज जिसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन करते हैं, जो हमने जो कुछ सीखा है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्लॉप्स मॉडल में ऑलरेडी है, तो फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो वहाँ से जाके अपने उसको दोबारा एक बार अपने उसको देखना है, ठीक है। ये जो MCQ नंबर 23 है, ये है कि लर्निंग स्टाइल इज इन एजुकेशनल कंडीशंस अंडर व्हिच द स्टूडेंट इज मोस्ट लाइकली टू लर्न। दिस स्टेटमेंट वाज प्रोपोज्ड बाय, ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि लर्निंग स्टाइल क्या है, दिस इज एजुकेशनल कंडीशन है जिसमें क्या करते हुए द स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू लर्न, जो स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कौन था, दिस इज द कीप, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज C, कीप। अच्छा, 24 जो है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग theories we learn क्या motor actions, mental thinking and feeling over the action। this perception जो है perception continuum work between two poles of, कौन से ऐसे दो पोल्स है जिसके माबेन ये दोनों जो है काम करते हैं, ठीक है।
एक है कि abstract conceptualizations, ठीक है, और concrete thinking नहीं, abstract conceptualizations कौन कौन सी ऐसी स्टेज है वही कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एमसीक्यूज को देखें तो इसके जो स्टेटमेंट है उसमें दो चीज़ें हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरीज, एक क्या है, एक्शन है, डूइंग। तो डूइंग हमारे पास क्या है, डूइंग हमारे पास है कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, या आपकी जो वो है कंक्रीट एक्सपीरियंस है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में हम थिंकिंग करते हैं और कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम क्या करते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम डूइंग करते हैं। तो दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 24 नंबर जो एमसीक्यूज है उसमें क्या है, इसमें है कि जो टू प्रमोट जो पार्टिसिपेटरी केयर मॉडल, यू आर आस्क्ड टू डेवलप द स्केल ऑफ कौन से स्केल, द स्केल ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रुप ऑफ डायबिटिक क्लाइंट्स, यू विल अप्लाई इंस्ट्रक्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आप क्या करोगे, आप इवैल्यूएट, इंस्ट्रक्ट या परफॉर्म करोगे, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट या जो है रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट करोगे, डेमोन्स्ट्रेट, रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट, इवैल्यूएट करोगे या इवैल्यूएट और इसके बाद फिर जो डेमोन्स्ट्रेट करोगे या जो रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट है क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, इसके बाद आपने जो है उसको रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट करना है और एंड में आपने उसको इवैल्यूएट करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि आप पहले फॉर एग्जांपल ये कह रही है ना कि to promote participatory care model of participant to ask to develop a scale of injection insulin। तो आप सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करोगे, आप स्टूडेंट को सिखाओगे कि आपने किस तरह इंजेक्शन लगाने हैं। इसके बाद रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट है कि फिर आप उससे करवाओगे और जब आप उससे करवाओगे तो आप उसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। तो ये जो मेन है, तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले आप खुद डेमोन्स्ट्रेट करोगे, फिर आप रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट करोगे और एट द एंड फिर आप क्या करोगे, आप इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, अभी जो MCQ नंबर 26 है, इसमें कह रही है कि 26 नंबर MCQs में, ठीक है, इसमें क्या है कि अमॉन्ग्स स्टूडेंट्स ऑन चॉइस ऑफ लर्निंग, सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग, यानी टास्क इन्वॉल्विंग देमसेल्फ फिजिकली, दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग रेफर टू काइनेस्टिक लर्निंग है, विजुअल लर्निंग है या एडल्टली लर्निंग है, ठीक है, या सोलरिटी लर्निंग है। सो ये काइनेस्टिक लर्निंग वो लर्निंग होते हैं जो बाय डूइंग आप करते हैं, मतलब जब फॉर एग्जांपल जब आप आईवी किनोलेशन करते हैं, खुद उसको फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उसको कहते हैं काइनेस्टिक लर्निंग। जो स्टाइल है हमारे पास, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग है, कोई विजुअल लर्नर होते हैं, कोई काइनेस्टिक लर्नर होते हैं, कोई जो है इसको टेक्टाइल लर्नर भी कहते हैं, कोई जो है ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ठीक है। जो इफेक्टिव डोमेन है उसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो काइनेस्टिक लर्निंग को पसंद करते हैं। काइनेस्टिक लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग द टास्क। आप जब कोई काम करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 27 नंबर MCQs है उसमें है कि सोलरिटी अकॉर्डिंग टू द जो जेब्स क्वेश्चंस है, इफेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक्स, लर्निंग बाय सीनिंग, अकाउंट रिटेंशंस। आप कितने बार, फॉर एग्जांपल अगर आप लर्निंग करते हैं और आप किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, वाचिंग करते हैं, सीनिंग करते हैं, तो कितने % जो इंफॉर्मेशन है वो आप रिटेन कर सकते हैं। सो 30% इंफॉर्मेशन जो है वो आप बाय वाचिंग, बाय सीनिंग समथिंग आप उसको रिटेन कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो 30% इंफॉर्मेशन जो है आप उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ सी एंड एट्स अबाउट द 30%। अकॉर्डिंग टू द डेविड जो कॉल्ब्स है, डेविड कॉल्ब से बहुत ज़्यादा MCQs आई है जो उसके लर्निंग साइकिल है उसमें से। तो अगर आप स्टिल कंफ्यूज है तो उस पर एक ज़बरदस्त वीडियो हमने बनाए हैं, इजी वे में हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपने उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखने हैं। द टाइप्स ऑफ लर्नर दैट लर्न्स बाय थिंकिंग एंड डूइंग, ठीक है, थिंकिंग एंड डूइंग। अगर हम उसको देख लेना, जिस तरह हमने अभी कहा था कि मतलब थिंकिंग एंड डूइंग, तो डूइंग हमारे पास क्या था, कंक्रीट एक्सपीरियंस था, ठीक है।
डूइंग हमारे पास क्या था, कंक्रीट एक्सपीरियंस था ना, ऐसा ही थे ना। ठीक है, ये कह रहे कि थिंकिंग एंड डूइंग। ठीक है, तो जब थिंकिंग और डूइंग की बात होगी तो डूइंग हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कंक्रीट एक्सपीरियंस, और ये जो हमारे पास थिंकिंग है वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और इसके बीच में हमारे पास होता है ये है एकोमोडेटर। तो एकोमोडेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह का हम 29 एमसीक्यूज़ की बात करें तो जो 29 नंबर एमसीक्यूज़ में इसमें हमारे पास क्या है कि according to the जो डेविड क्रॉप्स है, which of the following question is closely related to the accommodator learner। accommodator learning क्या है, उसमें हम क्या करते हैं कि मोस्टली कौन से ऐसे क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि जो accommodator learning के पास ये मतलब ये उसको इंडिकेट करते हैं। तो कौन से हैं हमारे पास, तो जैसे नंबर सी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन कि व्हाट वेल डेस बिकम। ठीक है, क्योंकि ये अकोमोडेटेड क्वेश्चन है, अकोमोडेशन में यही क्वेश्चन की जा सकते हैं, क्योंकि अकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, डूइंग करते हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन है या इम्प्लीकेशन है वो करते हैं, मतलब थिंकिंग करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें है कि रोल्स ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इज shifted and learning become जो है reciprocal this theory as। ये कौन सी थ्योरी है जिसमें मतलब है कि रोल ऑफ द टीचर एज स्टूडेंट इज shifted एंड लर्निंग बिकम्स क्या है, रेसिप्रोकल। तो ये कौन सी थ्योरी है जिसमें ये चीज़ होते है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी अगर आप देख लेंगे, हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसी तरह ये कह रहे हैं कि मारिया स्टडी अ हार्ड एंड रिसीव ए ग्रेड ऑन हर हिस्ट्री असाइनमेंट। जो हिस्ट्री असाइनमेंट है उसमें उसने ए ग्रेड लिया है। शी फेल्ट प्राउड एंड वाज रीएनफोर्स्ड टू कंटिन्यू टू स्टडी हार्ड फॉर एवरी हिस्ट्री एग्जाम। विच मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव इज रिप्रेजेंटेड इन दिस सिनेरियो। ठीक है, उसमें कौन से ऐसे मतलब है मतलब मोटिवेशनल है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, या बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, या ट्रेट है, या ह्यूमनिस्टिक है। तो ऑटोमेटिकली देख उसकी बिहेवियर की बात हो रही है इसमें। ठीक है, कि द स्टडी हॉट एंड रिसीव ए ग्रेड इन द हिस्ट्री असेसमेंट, शी प्राउड was reinforced and continue study hard। उसकी जो बिहेवियर है ना उसका हिस्सा बन जाते हैं वो। सो द करेक्ट वन एज अ बिहेवियर। ठीक है, डी। जो 32 नंबर एमसीक्यूज है उसमें ये है कि यू नो द गैप्स एंड योर नॉलेज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द जो पेटर प्रिंसिपल है एंड डेस। मतलब ये हमने कहा था कि जो हमने 4 स्टेजेस बयान की थी कि कॉन्शियस इनकम्पिटेंस है, कॉन्शियस कम्पिटेंस है, अनकॉन्शियस कम्पिटेंस है, और अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस है। ये 4 मतलब जो स्टेजेस है हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसमें यह है कि यू नो द गैप्स इन योर नॉलेज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द पेटर प्रिंसिपल एज। तो इसमें क्या है कि एक कॉन्शियस है और इनकम्पिटेंस है। ठीक है, कॉन्शियस और इनकम्पिटेंस का मतलब क्या है, ये हम जो लेक्चर है उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हैं। कॉन्शियस का मतलब यह है कि यू आर अवेयर। ठीक है, (33) नंबर जो MCQs है, द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस which repeatedly जो elicit a particular learned response depend on the perceived consequences या consequence of the response। this जो postulate was proposed by, किसने ये बात की थी। ठीक है, ये बात मतलब कौन से ऐसे थे कि उसने ये बात की थी। तो ये बात की थी हमारे पास जो है एडवर्ड ने ये बात की थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये एडवर्ड ने दिया था। सी नंबर जो करेक्ट आंसर थे एडवर्ड एंड टॉम डेके।
34 जो MCQs है कि which जो ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरीज बिलीव डेट द यूज ऑफ जो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मतलब ये किसने कहा था कि वे ट्रेडिशनल लर्नर जो लर्निंग थ्योरीज बिलीव डेट कि द यूज ऑफ द हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर। किसने ये बात की थी? सो द करेक्ट आंसर इज बी, स्कैनर। ठीक है, 35 नंबर है कि द प्रोसेस आर practice of learning a subject without a teacher or a formal education. Self education is known as, ये क्या है? मतलब एंड्रोगॉगी है, पेडागॉगी है या मेटाकॉग्निशन है, क्या है? मतलब कौन सी ऐसी है जिसमें हम ये कर सकते हैं? 35 नंबर MCQs है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ये क्या है, ऑटोडिडेक्टिज्म है। ठीक है, ऑटोडिडेक्टिज्म में हम क्या करते हैं कि इसमें ये है कि द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट विदाउट अ टीचर या फॉर्मल एजुकेशन इसमें नहीं होती, हम खुद से जो है ना चीज़ों को सीख लेते हैं। सो दिस इज द ऑटोडिडेक्टिज्म। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 36 MCQs। ठीक है, 36 MCQs में क्या है कि द टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग एंड वेज क्या है कि मतलब इसमें जो, ठीक है कि ये दोबारा मैं उसको पढ़ लेता हूँ कि द टाइप ऑफ कंडीशनिंग एंड वेज एंड इन्वॉल्व्स स्टिमुलस is anticipated by the organism who makes the response to avoid the unpleasant event। मतलब वो चाहते हैं कि जो unpleasant event है उसको क्या करें, अवॉइड करें। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्या है, अवॉइडेंस ऑफ द कंडीशनिंग। ठीक है, इसी तरह जो 36 नंबर MCQs है कि करंट पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट required the individual to imagine performing a particular task or behavior by, ये क्या है हमारे पास जो जीरो कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है या नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये पॉजिटिव है कॉन्सिक्वेंसेस है। क्यों? क्योंकि जिस तरह ऊपर दिया है कि करंट पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, ये हमेशा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके। ठीक है, अ मदर गिव्स हर डॉटर टू अ टॉय फॉर डूइंग होमवर्क एज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा मतलब ये रिवॉर्ड कंडीशनिंग है, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है या नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है? ठीक है, ये क्या है? तो ये हमारे पास पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट में हम किसी चीज़ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है, हम उसे कह देते हैं कि अगर आपने मैट्रिक में या अपने FSC में इतनी मार्क्स ली तो मैं आपको मोबाइल या ये चीज़ गिफ्ट दूंगा, तो अभी जब वो ले लेते हैं तो हम उसको दे देते। दिस इज पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में जो चीज़ उसको पसंद होते हम उससे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वही मोबाइल, फिर जब नेक्स्ट टाइम उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो हम दोबारा उससे ले लेते हैं कि देखिए मोबाइल की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस इज अ नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है। A 22-year-old male client wants to start an exercise program, but he says he does not have the time or money to attend a fitness club. The nurse recognizes the behavior specific जो है cognitions and effect variable of। ठीक है, मतलब यह है कि 22-year-old male client है want to start an exercise program, but he says he does not have the time or money to attend the fitness club। ठीक है, वो चाहता है लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो नर्स रिकॉग्नाइज बिहेवियर स्पेसिफिक, कौन से ऐसे बिहेवियर है जो इफेक्ट करते हैं इस वेरिएबल पे, मतलब कौन सी टाइप की है कि वो इस पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से हैं, ये है कि जो परसीव बैरियर टू एक्शन, क्योंकि कोई बैरियर है ना, अगर वो परसीव बैरियर टू एक्शन क्या है उसमें, इसमें टाइम है, इसमें जो है मनी है, ठीक है, और इसमें क्या है, बिजी है। तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम, बट ही सेज ही डज नॉट हैव टाइम, उसके पास टाइम भी नहीं है, तो ये बैरियर है, और मनी भी नहीं है, तो इसकी वजह से वो फिटनेस क्लब को अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या किस तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइज है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, बी, सॉरी बी, परसीव बैरियर है।
ठीक है। अब 40 नंबर जो 40 नंबर MCQs है ये क्या है कि combinations of the plan learning experience based on a sound theories that provide individual group and communities the opportunity to acquire information and skill जो है needed to make quality of health decision। this definition of देख इसमें important क्या है, इसमें important है लर्निंग, प्लान लर्निंग। ठीक है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन लर्निंग ये सारी चीज़ हम एजुकेशन में करते हैं, चूँकि ये हेल्थ के रिलेटेड है, सो दैट्स द हेल्थ एजुकेशन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इन द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल इज स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक एज अ टॉपिक ऑफ कॉमन ऑफ इंटरेस्ट एज ये कौन सी मतलब डिस्कशन है, कौन से, अगर एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है और इसमें 10 पीपल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक है जो हेल्थ रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके, तो ये हमारे पास ग्रुप डिस्कशन है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन सारी जो है एक टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। अब जो 42 MCQs है कि ऑन लर्निंग डेट ही विल बी मेड जो ठीक है is made a redundant of man beginning to cope with a general anxiety disorder think this will be a chance to try something new according to the transitional response to stress। this is an example of ये प्राइमरी अप्रेजर है या सेकेंडरी अप्रेजर है, कॉपिंग है या रिस्पांस है, सो दिस इज द सेकेंडरी अप्रेजर। ठीक है। इसी तरह अगर 43 की हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि अ लॉन्ग प्रोसेस फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड रेजिस्टेंस एंड मस्ट नॉट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। कौन से हेल्थ एजुकेशन में ये प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन में ये चीज़ें है, तो कौन से है हमारे पास, मोटिवेशन। ठीक है। ये कह रहे हैं कि अ लॉन्ग प्रोसेस फुल ऑफ ऑब्स्टेकल एंड रेजिस्टेंस एंड मस्ट नॉट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। कौन सी में हम कर सकते हैं, तो मोटिवेशन में हम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 44 MCQs पे है कि अ कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ नर्स इज प्लानिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम अबाउट अ हेल्थ चॉइस टू प्रिवेंट। ठीक है। हेल्थ चॉइस टू प्रिवेंट हेल्थ डिजीज which of the following variable will be the primary influence as the nurse select content for the program। ठीक है। एक नर्स है, ठीक है, यहाँ से देख ले क्या कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ नर्स है, वो प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द एजुकेशन प्रोग्राम अबाउट द हेल्थ चॉइस किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट द जो हार्ट डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल विल बी द प्राइमरी इन्फ्लुएंस एज द नर्स सेलेक्ट द कंटेंट फॉर द प्रोग्राम। तो कौन से ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके ऊपर, कौन से ऐसे सिचुएशन है जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो मतलब कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है कि नीड ऑफ द हाई रिस्क टारगेट ग्रुप। ठीक है। कि मतलब जो हाई रिस्क टारगेट ग्रुप है उसकी नीड क्या है, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी एजुकेशनल जो प्रोग्राम है उसके ऊपर। I challenge space the long-term advantage of the change influence which part of the health belief model। जो health belief model है जिसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि उसके मुताबिक जो है जो हेल्थ बिलीफ मॉडल के मुताबिक द चैलेंज स्पेस द लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ द चेंज इन्फ्लुएंस विच पार्ट ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो इसमें हमारे पास कौन से हैं जी, कौन से हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास है परसीव। ठीक है। परसीव बेनिफिट में हम ये करते हैं। ठीक है। आई थिंक इट्स एनफ क्योंकि 45 MCQs हम कर चुके हैं और इस पेपर का मेन मकसद यही था कि मतलब आप ये अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरह अपने MCQs हल करने हैं, सिनेरियो में से किस तरह जो मेन की पॉइंट है अपने उससे निकालने हैं, किस तरह अपने उसको हल करने हैं। बाकी क्योंकि टाइम कम है, इतना टाइम है नहीं, पेपर बिल्कुल करीब है, कल जो है आप लोगों के पेपर है,
तो डेट्स वाई फिर आप लोगों के पास भी इतनी टाइम नहीं है कि आप सारे पेपर को आप रीड कर सके। तो पेपर का जो मेन मकसद था ये था कि किस तरह जो सिनेरियो से जो की पॉइंट है, की वर्ड है, आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसी की वर्ड की बेस पे फिर आपने आंसर देने हैं। 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लूँ कि जब भी आप MCQs सॉल्व करते हैं तो एक तो ये है कि जब आप MCQs को रीड करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो आपके माइंड में जो ऑप्शन क्लिक होते हैं, अगर आप फिर उसमें जो फर्स्ट टाइम क्लिक होते हैं उस पर एक आप डॉट लगाए कि उनके मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट टाइम क्लिक होता है वो MCQs टिक होते हैं। दूसरा अपने पेपर को देखना है कि सीक्वेंशनल पेपर है या नॉन सीक्वेंस जो MCQs आ रहे हैं वो एक सीक्वेंस से आ रहे हैं या नहीं। अगर सीक्वेंस से है और 1 नंबर MCQ C है, 3 नंबर MCQ C है, 20 नंबर MCQs आपको मालूम नहीं है तो आप उसमें C लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो सीक्वेंशियल अगर पेपर है तो उसमें वो ठीक होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपने स्टेटमेंट को एक बार रीड नहीं करना है, एटलीस्ट 2 बार आपने स्टेटमेंट को रीड करने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब रीड करोगे स्टेटमेंट तो इट विल बी मे बी कि इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप कर रहे तो फिर ये आपके लिए ईजी बन जाते हैं। तीसरा ये है कि जब भी आप पेपर करते हैं जो वो MCQ जो आपको 100% याद है उसको उसी टाइम आपने उसको मार्क कर देने हैं। बाकी आपने उसको रीड कर देने हैं, 1 से लेकर 70 तक MCQs आपने रीड कर देने हैं। इसके बाद जो MCQs आपको याद है फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपने उसको फुल करने हैं और उसको अपने काउंट करने हैं। इसके बाद अपने दूसरे पेज में वो MCQs जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, फॉर एग्जाम्पल 75% जो है आपको आ रहे हैं लेकिन 1 में आप कंफ्यूज है तो आप उसको कर ले, फिर 50% को कर ले, फिर 25% को कर ले। तो एंड में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर उसको तो कैसे लगा सकते हैं। लेकिन असल में क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हमें आते हैं हम उसको नहीं करते, हम उसको एंड में छोड़ देते हैं। जो MCQs हमें नहीं आते हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं एंड में, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होती है। एग्जामिनर हमसे पेपर ले लेते हैं या जल्दी जल्दी से हम ब्लाइंडली फिर उसको मार्क कर देते हैं। जो हमें आते हैं तो उसको भी हम ब्लाइंडली फिर कर देते हैं। तो मतलब अपने जो करेक्ट MCQs है उसको आपने पहले हल कर देने हैं। तीसरा ये कि आपने 1 से स्टार्ट करने, 1 से 5 तक आप उसको गिन ले। अगर उसमें कोई ऐसी MCQs है तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर आप 35 से स्टार्ट करें 35 से 40 तक, वहाँ पे आपको ऐसी MCQs मिलेंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं है तो फिर आप 70 से जो है स्टार्ट करते हैं, 65, 70 या 75 से नीचे अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ऐसे प्लेस है जहाँ पे आपको कुछ न कुछ ऐसी MCQs मिल जाएंगे। एक बात और कि जो भी एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो इस टाइप के बनाते हैं कि जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है वो भी एटलीस्ट पास कर सके, जो एवरेज है वो थोड़ा मार्क्स अच्छी ले ले और जो मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो उसमें पोजीशन बना ले। तो मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट 70/70 MCQs खुद रीड करे सो आई गारंटेड देम कि आप जो पेपर है एटलीस्ट आप उसको पास कर सकोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दूसरों से करते हैं, जो MCQs हमें आते हैं हो सकता है वो दूसरे को नहीं आ रहे और वो हमें गलत बता दे, तो मतलब हमारी जो वो MCQ जो हमें आ रहे होते हैं हम उसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, टाइम का ख्याल रखना है, आपने टाइम को डिवाइड करना है, एक MCQs के लिए इतने टाइम है, ठीक है। तो आपने लेकिन आपने एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं लेने, टाइम बहुत ज़्यादा है, 90 मिनट्स इज मच मोर, इसमें आप जो है सब कुछ हल कर सकते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी। Best luck and good wishes for your tomorrow paper. Thank you so much for listening me. Thanks once again.